हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेट ज़ीरो। दिस इज कुलदीप दुबे। We have started a new series for MPPSC Prelims 2020 before some days, and we were discussing over topic 7 part 3, that is environment and biodiversity, and this is lecture 8, in which also I am going to discuss about environment and the biodiversity. But today I just wanted to know you that this is my second module regards environment and biodiversity. This is the second last lecture on environment and biodiversity. That means after this there will be lecture 9, and which will cope up all of the things regards environment and biodiversity. So your environment and biodiversity module will comprise of 9 lectures total. Along with that, I will take a lecture 10 which will comprise of most of the things, most of the factual things. So your environment and biodiversity will be completed within 10 lectures. सो प्लीज़ अगर आप में से किसी ने भी कोई भी लेक्चर मिस किया हुआ है तो आप सारे लेक्चर्स को एक बार विजिट ज़रूर कर लें, स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर। और आज 8th है, इसमें आज हम बात करेंगे मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के बारे में, MAB के बारे में। मैं अभी आगे ये भी बताऊंगा कि इससे पहले हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं और आगे क्या कंप्लीट करने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी वीडियो मिस नहीं होती है। मैं सारे मॉड्यूल्स में चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ ताकि मॉड्यूल्स को फर्दर मैंने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, सेपरेट मॉड्यूल्स की लिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, सो दैट आप सीधे विजिट करें हमारे चैनल को स्टेट ज़ीरो को और बड़े ही आसानी से आप चीज़ों को फिगर आउट कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। इज दैट क्लियर? सो मूविंग फॉरवर्ड टुडे आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट in Indian biodiversity, which was my chapter 6 and I have discussed about realms, हमने ये कंप्लीट कर लिया था, हमने बायोम्स ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लिया था, हमने बायोजियोग्राफिक जोन्स को पढ़ लिया था। रियाल्म्स मैंने आपको 2 बताए थे, बायोम्स मैंने आपको 5 बताए थे, बायोजियोग्राफिक जोन्स मैंने आपको 10 बताए थे और बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस मैंने आपको 25 बताए थे। उसके बाद हमने वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हम इसे प्रीलिम्स में डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। व्हेन आई विल हैव लेक्चर्स ओवर एनवायरनमेंट एंड द बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट, दैट इज फॉर मेंस पेपर 3rd, पर्टिकुलरली द टॉपिक 10th, तब मैं आपको वहाँ ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जाऊँगा। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरी बात, ये आपको ज्योग्राफी के लेक्चर्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी में आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। कल मैंने हालांकि डाइवर्सिटी बता दी थी कि डाइवर्सिटी को हमने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, तो मैंने आपको फ्लोरल डाइवर्सिटी और फॉनल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि ना ही हम पेनिनसुलर इंडियन सब रीजन को देख रहे हैं, ना ही हम इंडियन डेजर्ट पर बात करेंगे, नीदर वी विल टॉक ऑन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी बात नहीं करेंगे, मैंग्रोव स्वयम्स ऑफ सुंदरलैंड्स पर भी हम बात नहीं करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स मेरे द्वारा आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाए जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने एवेलुएट किया हुआ है, मैंने बहुत सारे पेपर्स को देखा हुआ है, तो मुझे जो कंक्लूजन निकल कर आया कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट हैं वो प्रोवाइड कराई जाएं। और वही मैं अपने इन लेक्चर्स में, जो आप जैसे ही हमारे चैनल पर जाएंगे वहाँ देखेंगे MPPSC प्रीलिम्स बाय कुलदीप दुबे, तो आपको वहाँ एनवायरनमेंट का जो सेक्शन मिलेगा उसमें आपको मोर देन सफिशिएंट मैटर आपको 10 लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज हमारा 8th लेक्चर चल रहा है। अब मैं आगे कल आपके साथ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिस्कस करूंगा, कल मैं आपके साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिस्कस करूंगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स, हाउ दे कैन बी क्लासिफाइड और सारी चीज़ें कि उनके फंक्शंस क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं वर्ल्ड में, फिर टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं इंडिया में, ये बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेशन कहाँ से आया, कब जाके इनिशिएट किया गया हमारा MAB, ये सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे चैप्टर 8, और जैसा कि मैंने बोला चैप्टर 8 जो हमारा है वह है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। लेकिन हम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये देखेंगे मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में कि ये क्या है, कैसे इनिशिएट हुआ और कब आया। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं
ऑल्दो एक फैक्ट जनरल बेसिस पर आपसे सीधा क्वेश्चन ईयर नहीं पूछा जाता है प्रीलिम्स में, मतलब वो आपसे नहीं पूछता है मैन इन एमएबी के बारे में। एमएबी को हम मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम कहते हैं, तो मैं फर्दर इस पूरी वीडियो में आपको एमएबी के तौर पर उसे लेकर चलूंगा। एमएबी हमारा इनिशिएट किया गया था 1971 में बाय यूनेस्को। याद कर लीजिए, आप जो पेन पेपर लेकर बैठे हैं उस पर लिख लीजिए, एमएबी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1971 बाय यूनेस्को। क्यों किया गया? इसका एक एम था, क्योंकि हम एक साइंटिफिक बेसिस पर इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाह रहे थे। और वो किस चीज में इम्प्रूवमेंट लाना था? हमें एक साइंटिफिक बेसिस पर इम्प्रूवमेंट को ब्रिंग आउट करना था लोगों के बीच में और उनके इकोसिस्टम के बीच में, ताकि हम एक कोऑर्डिनेशन को फिक्स आउट कर सकें, सो दैट देयर कैन बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल्स एंड द इकोसिस्टम और द इन्वायरमेंट। क्योंकि मैंने आपको जब इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ाया था तो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि डिपेंडेंसी रहती है, तो उस डिपेंडेंसी की वजह से चीज़ें खत्म नहीं होती चली जाएं, डिग्रेड ना होती चली जाएं। इसके लिए हमने क्या बनाया? मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम को बनाया, इनिशिएट किया। कब किया गया? 1971 में। और किसने किया? यूनेस्को ने किया। वही लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार। मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम is an intergovernmental scientific program launched in the year 1971 by UNESCO that aims to establish a scientific basis for improvement of relationship between the people and the environment. Is that clear? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते जाइएगा हाँ सर हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और मैंने आपसे कल भी कहा था और मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे, जब आप प्रीमियर मोड में वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दें सर ये वाला टॉपिक आप प्लीज़ फर्दर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो मैं अगले वीडियोस में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप एक बार सारे वीडियोस को विजिट कर लीजिए, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक आज तक के, और लेक्चर कल का जो हमारा फाइनल लेक्चर होगा एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का, उस पर भी विजिट कर लेना, ताकि और फिर जो आपके सारे डाउट्स आपको लगते हैं वो आप नोट डाउन करें एंड सेंड मी ईदर ऑन माई जीमेल, ईदर ऑन ईमेल इट, और यू कैन डायरेक्टली ask those questions on our website state0.in, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मेल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो मेरा 10th वाला लेक्चर आएगा उसमें मैं उन सारी चीज़ों को आपके साथ क्लियर कर दूंगा। वो फाइनल लेक्चर होगा हमारा एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पर, और मैंने आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एमएमबी प्रोग्राम प्रोवाइड्स अ यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर कॉपरेशन ऑन रिसर्च and development, capacity building and networking to share information, knowledge and experience on 3 interlinked issues। 3 हमारे इशूज पर ये क्या प्रोवाइड करता है? एमएबी प्रोग्राम एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसपे वेरियस कंट्रीज साथ आती हैं, अलग अलग कंट्रीज साथ आती हैं, और वह बायोडाइवर्सिटी लॉस को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बात कर सकती हैं, अपने जो उनके इशूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकती हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, जब हम बात करते हैं कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, तो हम बात करेंगे देयर आर 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। कितने नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? तो देयर आर 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। अब जो अभी प्रीमियर मोड में है, मेरे साथ कनेक्ट हैं, वो मुझे अभी बताएं कि टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन वर्ल्ड कितने हैं। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, मैं आपको बताना है कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन वर्ल्ड, और साथ ही मुझे ये भी बताएं इन 18 में से कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनको यूनेस्को की लिस्ट में रखा गया है। चलिए, वेरी गुड। अब जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि अब हम बायोस्फीयर रिजर्व पर बात कर रहे हैं अपनी। अभी मैं फर्दर आपको बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। मैं पूरा एक फैक्चुअल आपके लिए डाटा लेकर आऊंगा जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं टोटल 701 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। चलिए, अभी उस पर मैं बात करेंगे आगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं, समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व जैसा कोई भी डेजिग्नेशन, जो एक शब्द आया बायोस्फीयर रिजर्व, इट केम इन द ईयर 1971 नवंबर। कब आया? नवंबर 1971 में। और किसने दिया है वर्ड? तो यूनेस्को ने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1971। आप देख सकते हैं, वही लिखा हुआ है, द यूनेस्को हैज इंट्रोड्यूस्ड द डेजिग्नेशन biosphere reserve for natural areas to minimize conflict between development and the conservation
इन नवंबर 1971। और यह इसलिए इस पर्टिकुलर एक शब्द को दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व, ताकि जो एरियाज हैं उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सके और साथ ही हम चीज़ों का डेवलपमेंट भी कर सकें, हम उन्हें कंजर्व भी कर सकें। इज दैट क्लियर? लेकिन यह 1971 में आने के बाद धीरे धीरे इस पर प्रोसेस होना स्टार्ट हुई और 1974 में मैन एंड दी बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का एक टास्क फोर्स है, यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसका एक टास्क फोर्स है, उसने 1974 में इसे रीडिफाइन किया। और सबसे पहली बार 1976 में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम या नेटवर्क लॉन्च होना स्टार्ट हो गए। इज दैट क्लियर? तो आपसे पूछा जाए व्हेन वाज द डेजिग्नेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व केम इनटू एग्जिस्टेंस, देन इट वाज इन द ईयर 1971। व्हेन इट वाज रिफाइंड, तो आप क्या बोलेंगे? 1974। जब आपसे लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कब सबसे पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क इस्टेब्लिश होना और लॉन्च होना स्टार्ट हुआ, तो आप बोलेंगे सर इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1976। क्लियर है? अब हम डेफिनेशन देख लेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। इतनी देर से हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व वो है क्या एक्चुअली में। तो बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज as terrestrial and coastal ecosystems that promotes solution to reconcile the conservation of biodiversity with its sustainable use। तो यह क्या है? एक एरिया है। It can be either a terrestrial area or it can be either a coastal area which was named just because for the solution to reconcile the conservation। और मैंने आपको ऊपर भी बताया था पहले पॉइंट में कि ये इसलिए बनाया गया, ये डेजिग्नेशन इसलिए आया ताकि आप क्या कर सकें, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पर्टिकुलर रीजन में उनको मिनिमाइज कर सकें और उसके अलावा हम उस पर्टिकुलर रीजन को डेवलप कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो वही डेफिनेशन है इसकी, दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर दी एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल लैंड और कोस्टल इकोसिस्टम दैट प्रमोट्स द सॉल्यूशन टू रिकंसाइल द कंजर्वेशन एंड द बायोडाइवर्सिटी विद इट्स सस्टेनेबल यूज। और ये सब क्यों होता है? ताकि हम चीज़ों को एक सस्टेन्ड मैनर में यूज़ कर सकें। और ये जो डाइवर्सिटी पाई जाती है इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में, जनरली दे आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉमिनेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स एंड रिमेन्ड अंडर द सोवेरियन जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। अब आपको ये समझना है कि जो डाइवर्सिटी वहाँ पाई गई है वो डाइवर्सिटी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन किसकी अथॉरिटी में आ रही है? तो इट इज कमिंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट वेयर द बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड। तो वो कंप्लीटली उसके सोवेरियन में आता है, उसके जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम थोड़ा सा मैं आपको एक इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो स्ट्रक्चर है, इट कंप्राइजेस ऑफ द 3 zones। द फर्स्ट जोन इज कोर एरिया, द इनर मोस्ट इज द कोर एरिया, एंड द सेकेंड मोस्ट इज द बफर जोन, एंड द आउटर मोस्ट इज द ट्रांजिशन जोन। तो जब हम बात कर रहे होते हैं इनर मोस्ट एरिया की, तो इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? इट इज कंसिडर्ड एज द कोर एरिया, whereas when we talk over the middle area then it is buffer zone, and when we talk over the outer area then it is transition area। अब हम देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो देखो, कोर एरिया आपको याद कैसे रखना है? तो कोर एरिया एक ऐसा एरिया है जो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कंजर्वेशन ऑफ द लैंडस्केप्स। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में हम कंजर्वेशन पॉलिसीज को अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ का जो एक लैंड है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ की जो स्पीसीज है, वहाँ जो जेनेटिक वेरिएशन हो रही है उसको पूरी तरीके से क्या किया जा सके? कंजर्व किया जा सके। मतलब एक स्ट्रिक्टली ह्यूमन प्रोहिबिटेड एरिया, आप उसे ऐसे कह सकते हैं, वेयर ह्यूमंस आर नॉट अलाउड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर ह्यूमंस अलाउड नहीं है तो फिर उनको लुक ओवर कौन कर रहा होगा? सम ऑफ द पीपल्स आर अलाउड व्हेन दे आर वर्किंग देयर। Then when we talk over the buffer zone, then buffer zone surrounds or adjoins the core area and is used for activities compatible with sound ecological practices that can reinforce scientific research, monitoring, training and education। तो अब आपको सर सबसे अंदर वाले एरिया को, जो एरिया कवर कर रहा है वह कौन सा एरिया है? तो वह बफर जोन है। इस बफर जोन में सर एक्टिविटीज क्या होती हैं आपसे पूछा जाए, आपसे वो पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेट्स टू दी बफर जोन, तो आप क्या बोलेंगे? साइंटिफिक रिसर्च आर देयर, कंडक्टेड देयर, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द बफर जोन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। व्हेन वी टॉक ओवर द ट्रांजिशन एरिया, तो सीधी सी बात है, सबसे बाहरी एरिया है और इसमें सारी चीजों को अलाउ किया गया है, वेयर द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी इज अलाउड।
फॉरेस्ट्रिंग, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज सोशियो एक्चुअली और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, मतलब वहाँ सारी चीज़ें सब कुछ अलाउड है, वेयर ह्यूमन हैबिटेशन इज अलाउड, वेयर फॉरेस्टिंग इज अलाउड, ईच इकोनॉमिक डेवलपमेंट is allowed. So each and everything is allowed in the transitional zone. But when we talk over the particularly scientific research, monitoring, training and education, then these are the activities of the buffer zones. And when you asked about the particular reason which is strictly protected, then that particular area is core area. आपको समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है. मैं इस लेक्चर के सबसे लास्ट में आपको एक फिगर बताऊंगा जिसमें आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में दोबारा बताया जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए ये फैक्चुअल पार्ट है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा. एवरग्लेड्स नेशनल पार्क, सदर्न फ्लोरिडा, यूएस. अमेरिका का फ्लोरिडा का जो सदर्न फ्लोरिडा है, अमेरिका में जो सदर्न फ्लोरिडा है उसका जो एक नेशनल पार्क है जिसे हम एवरग्लेड्स कहते हैं, एवरग्लेड्स नेशनल पार्क, सदर्न फ्लोरिडा, यूएस, वाज ऑथोराइज्ड इन द ईयर 1934. इसे हमने ऑथोराइज तो कर दिया था 1934 में, इसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर दिया था 1934 में, बट कुछ लैंड एक्वायरिंग डिफिकल्टीज की वजह से हमने या अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे इस्टेब्लिश नहीं कर पाया 1947 तक. लेटर 1947 में इसे एक नेशनल पार्क बनाया गया 1947 के बाद, एंड यूनेस्को डेजिग्नेटेड इट along with Dry Torgus National Park, a biosphere reserve in the year 1976 and a World Heritage Site in the year 1979. तो देखिए मैंने आपको पहली स्लाइड में बोला था कि बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो नेटवर्क स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1976. When the question is asked to you that which was the first biosphere reserve, then it is Everglades National Park of Southern Florida, which is a part of US. This was recognized as a biosphere reserve in the year 1976, and this Everglades National Park became a World Heritage Site in the year 1979. Is that clear? चलिए मूविंग फॉरवर्ड. हम जब इंडिया की बात करते हैं तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटक वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1986. सबसे पहली बार वर्ल्ड में जो बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश किया गया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1976 एंड इट वाज एवरग्लेड्स नेशनल पार्क व्हिच इज सिचुएटेड इन सदर्न फ्लोरिडा, यूएस. But when we talk about India, then Nilgiri Biosphere Reserve is the first biosphere reserve of India, which is spread into the parts of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, and established in the year or recognized it as a biosphere reserve in the year 1986. Is that clear? समझ में आ गया. अब हम बात करेंगे कि सर सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है. तो न्यू बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ नॉर्थ अमेरिका is the largest biosphere reserve which was recognized as the largest biosphere reserve by UNESCO. New Biosphere Reserve of America, which comprises of Great Bear Lake and its surrounding watershed area in Canada's northwestern territories. तो इन जब दोनों को हम ग्रेट बार लेक को और जो कनाडा की या जो उसके आसपास की जो वाटरसेड टेरिटरीज हैं, जब उनको मिला के एक नया बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज किया गया, दैट इज़ न्यू बायोस्फीयर रिजर्व. बेसिकली हम इसे नॉर्थ अमेरिका का मानते हैं, नॉर्थ अमेरिका का कंसीडर करते हैं, और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कंसीडर किया है या पहचाना है. इज दैट क्लियर? लेकिन और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है. एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो इट वाज नीलगिरी. एंड द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज गल्फ ऑफ मन्नार, वेयर एज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ वर्ल्ड इज न्यू बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. इज दैट क्लियर? सबसे छोटे बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं इंडिया के, तो इट इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लोकेटेड इन खजुराहो एंड खजुराहो ऑफ मध्य प्रदेश. समझ में आ गया? तो देखिए 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताया, आप नोट कर लीजिए उन्हें कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है. तो एवरग्लेड नेशनल पार्क कहाँ पर है? सदर्न फ्लोरिडा में है. कहाँ आता है? यूएस में आता है. कब इस्टेब्लिश हुआ? 1976 में हुआ. अच्छा, इसके साथ और कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को हमने कंसीडर किया था? तो वो था, कौन सा था? ड्राई टर्गस नेशनल पार्क. इज दैट क्लियर?
फिर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1986 एंड इट वाज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व. When we talk over the largest biosphere reserve of the world, then it is New Biosphere Reserve of North America. Similarly, when we talk over the largest biosphere reserve of India, then it is Gulf of Mannar. And when we talk over the smallest biosphere reserve of India, then it is Panna Biosphere Reserve, which is found or located into Khajuraho of Madhya Pradesh. Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देख लीजिए, मैंने आपको मैप प्रोवाइड कराया हुआ है और इसमें एक मिनट रुकिए, ये देखिए एक ए है, तो ये आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स की मैंने आपको एक मैप के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि सर बच्चों, और ये आपको है आपके सामने, आप इसे एक बार देख लें कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कहाँ कहाँ वो लोकेटेड हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है बायोस्फीयर रिजर्व्स की. आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस ऑल दीज 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, बट व्हाट you have to remember is the नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व which was the first. देखिए मैंने अलग से थोड़ा सा इसमें हाईलाइट भी किया हुआ है, अलग से है, तो फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन इंडिया which it was established in the year 1986. वेरी गुड. भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो बताया कच्छ में है. कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार. और ये कहाँ था? गुजरात. इज दैट क्लियर? स्मॉलेस्ट कौन सा है? पन्ना वाला है. तो आपको ये 3 याद रखने हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो जैसे अब हम बात करेंगे कि सर ये टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, तो आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे 18. बट व्हेन, एक फिर से पॉइंट है याद रखने के लिए, बट व्हेन यू हैव आस्क्ड कि हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन लिस्टेड इन द यूनेस्को और एडिटेड इन द यूनेस्को लिस्ट, तो उसका नंबर 18 से 11 पर आ जाता है. और देख लीजिए ये फिर से नीलगिरी हमारा सबसे पहला है, जिसे हमने सबसे पहले, जिसे यूनेस्को ने सबसे पहली बार क्या किया था? इंक्लूड किया था. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार है हमारा, सुंदरवन है, नंदा देवी है, नौकरेक है, पचमढ़ी, सिमलीपाल सॉरी, और उसके बाद अचानक मार्ग और ग्रेट निकोबार. इस तरीके से ये पूरे आपके 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं, जो कि इंडिया से रिलेट करते हैं. समझ में आ गया? टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया 18. टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन वर्ल्ड 701. आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट? देन इट इज द नंबर लिमिटेड अप टू 11. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं कि सर क्या ज़रूरत थी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. तो देखिए इसके 3 फंक्शन होते हैं, इसके 3 एम हैं बेसिकली. जब आपसे या तो वो फंक्शन के नाम से पूछ सकता है, या वो आपसे एम के नाम से पूछ सकता है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व. तो आप बोलेंगे सर कंजर्वेशन, आप बोलेंगे डेवलपमेंट, आप बोलेंगे लॉजिस्टिक सपोर्ट. हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में बायोस्फीयर रिजर्व से पता चलता है. देखिए मैंने आपको फिगर भी दिया हुआ है, एक पिक्चर भी दी हुई है जिसे आप देख सकते हैं, और इसमें भी वही कंजर्वेशन के बारे में बात करी गई है, डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई है, और यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट में हमने बात करी है रिसर्च और मॉनिटरिंग की. तो वो लॉजिस्टिक सपोर्ट वही है कि जब हम व्हेन वी हैव अ पर्टिकुलर नंबर, व्हेन वी हैव अ एक्यूरेट डाटा अबाउट एनीथिंग, देन वी कैन रिसर्च और मॉनिटर अबाउट दोज थिंग्स. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो कंजर्वेशन, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप्स, नेचुरल इकोसिस्टम्स, स्पीसीज एंड जेनेटिक वेरिएशन. से मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करते हैं. तो बायोस्फीयर रिजर्व आप कंट्रीब्यूट करता है. जब मैंने अभी आपको कोर जोन बताया था, तो उस कोर जोन में मैंने आपको यही बोला था कि ये क्या करते हैं, जो अंदर हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है, जब मैंने आपको कोर में बताया तो मैंने कहा कि ये क्या करते हैं, दीज कंजर्व द लैंडस्केप्स, नेचुरल इकोसिस्टम्स, स्पीसीज एंड जेनेटिक वेरिएशन. इज दैट क्लियर? फिर मैंने आपको बोला कौन सा, देखो आपको समझना है कि ये जो इसके फंक्शंस आए हैं ना, वो कहाँ से आए हैं. तो इसके फंक्शंस इसके स्ट्रक्चर से आए हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोर, देन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, जब हम बफर जोन की बात करेंगे तो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको वहाँ बताया था कि वह क्या करते हैं, वहाँ आपको रिसर्च प्रोवाइड कराई जा रही है, वहाँ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, बताया जा रहा है कैसी चीज़ों को करना है. और एक इसी बेसिस पर, हालांकि हमें उस क्लासिफिकेशन को इससे रिलेट नहीं करना है, और ना आप इसको कहीं लिखने जाएं, मैं एक सिर्फ आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था
You just have to remember the structure. Then the structure of biosphere reserve has been classified into 3 parts. Further, the functions of the biosphere reserve have been classified again into 3 parts, that is conservation, development and logistic support. Is that clear? चलिए अब हम बात करेंगे नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के बारे में। तो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1986। तो आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए। बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हमारा सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था इंडिया का और वह कब इस्टेब्लिश किया गया था। वेरी गुड। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करके बताया करें जो मेरा अभी लाइव देख रहे हैं, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही हैं। चलिए वेरी गुड। मैंने आपको बताया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, 1986। तो जब हमारे यहाँ सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश हुआ, उसी समय से हमारे यहाँ नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को भी इनिशिएट कर दिया गया। कोरिलेट करके पढ़िएगा प्लीज़। क्या करता है, तो वही जो फंक्शंस हमारे बायोस्फीयर रिजर्व के हैं, उन्हीं चीज़ों को ये भी लुक ओवर करता है। कंजर्वेशन ऑफ ऑल लिविंग रिसोर्सेज एंड देयर इकोलॉजिकल फाउंडेशंस इन एडिशन टू ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क सिस्टम। जो और एरिया है पहले से इस्टेब्लिश्ड है, हम उसे इसमें मर्ज करते चले जाते हैं। इट ऑल्सो सीक्स टू इंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या ये भी देखता है कि कैसे हम सस्टेनेबल यूज कर सकें जो हमारे रिसोर्सेज हैं। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ लोकल इनहैबिटेंट्स, ताकि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं उनका एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इज दैट क्लियर? अब मैंने आपसे लास्ट में बोला था, शुरू में बोला था कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा बायोस्फीयर रिजर्व का। जब मैं आपसे बात कर रहा था किस चीज़ की, कोर, बफर जोन और किसका बात कर रहा था, और मैं ट्रांजिशन जोन की बात कर रहा था। तो देखिए ये कोर है, थोड़ा सा हल्का दिख रहा है लेकिन आप ये समझ सकते हैं। हमें सिर्फ एरिया समझना है क्योंकि आई होप सो द फीचर्स शुड बी वेरी क्लियर। तो ये जो लास्ट वाला एरिया है इसे हम कोर कहते हैं, दिस जो बिल्कुल आपको दिख रहा है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर रीजन है मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज कोर। ये क्या है? कोर है। जो अभी मैंने मार्क किया हुआ है क्या है? बफर जोन है। और इसे जो लास्ट वाला जो वाइट वाला रीजन है ये हमारा ट्रांजिशन जोन है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कोर और बफर जोन और ट्रांजिशन जोन के फीचर्स क्या हैं। करते रहिए कमेंट, मुझे बताएं आप। कल मैंने आपको बताया था that we are going to launch about CGPSC Forest Services crash course from 15 of June. So those who are interested, just visit our site www.state0.in and press the button that I am interested, so that we can get about the information regards you, और हमें पता चल सके कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। और ये जो फीस में कल यहाँ कुछ एरर था, कुछ यहाँ मिसप्रिंट था, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 13 में कि है क्यों ऐसा हुआ कि when I was talking to last day then it was 1000 और today it was 2499। ऑल्दो इसकी जो पूरी फीस है वो 3000 अराउंड है, 2999, बट मैंने आपसे बोला है दोज हु रजिस्टर टिल 13, जो रजिस्टर करते हैं 13 ऑफ जून तक, आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं, तो उनके लिए फीस 2499 हो जाएगी। एंड व्हेन दे अप्लाई व्हाट अलोंग विद दिस, इसके साथ भी जब आप हमारा टीचर रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो उस रेफरल कोड को यूज़ करने पर आपको क्या मिलेगा? 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। और आप या मेरा रेफरल कोड देख सकते हैं, इट इज़ TKULDEEP 351। इज दैट क्लियर? अगर फिर भी आपको कोई फर्दर क्वेरीज होती हैं तो आप www.state0.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। हमारा एक फेसबुक पेज है, आप उस फेसबुक पेज को लाइक कर दें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ या दूसरे लोगों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंच सके, ताकि आपके साथ साथ सबको इसका बेनिफिट मिले। हम बड़े ही प्लान्ड और सिंक्रोनाइज्ड मैनर में लेके चल रहे हैं चीज़ें, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं। और एट लास्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मैं इसी तरह आपके साथ लेक्चर्स लेके आता रहूँगा। जो मॉड्यूल्स होंगे वो मॉड्यूल्स को फर्दर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिवाइड करूँगा ताकि आपको चीज़ें बड़ी आसान हो जाएँ। और जैसे ही पूरा मॉड्यूल कंप्लीट होता है एक हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप साइट पर विजिट कर सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं state01990@gmail.com। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर अहेड। सी यू सून। स्टे होम, स्टे सेफ।